कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक स्टडी में यह भी खुलासा किया गया है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में कोरोना अपने पीक पर था और अब उस मामलों में गिरावट आएगी। कितनी सच्चाई है? क्या कोरोना के केस अभी आगे और बढ़ेंगे? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर RN छाबड़ा जी हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू तरुण जी फॉर कॉलिंग मी। सर, कोरोना के मामले देखा जा रहा है फिर बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे हैं। क्या अभी मामले और बढ़ेंगे या फिर पीक आएगी भी इसकी या नहीं? तरुण जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से हम कोरोना से जूझ रहे हैं। बीच में एक ऐसा समय भी आया था कि हम ये थोड़े हो गए थे, भी कोरोना खत्म हो गया है, लोगों ने वहीं जाना चालू कर दिया, भीड़ भड़का चालू कर दिया, सब रेस्टोरेंट जाना चालू कर दिया, ट्रैवल भी चालू कर लिया। उससे क्या हुआ कि आपने देखा कि नवंबर 24 को साउथ अफ्रीका में पहला केस आया ओमिक्रॉन। उसके बाद 26 को हमारे हिंदुस्तान में भी आ गया। फिर ये धीरे धीरे बढ़ने लग गया। ओमिक्रॉन एक उसका वेरिएंट ही है, जो कोरोना पहले फैल रहा था उसका वेरिएंट ही है। जैसे पहले डेल्टा था, उसके बाद ओमिक्रॉन आया। ओमिक्रॉन की खासियत क्या है कि ओमिक्रॉन जो है वो इस तरह फैलता है, जैसे आग फैलती है ना, इस तरह फैलता है। डेल्टा से 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना एकदम से तेजी से फैलता है। तो लोगों ने क्या हिदायत बरतनी बंद कर दी। कोरोना गया, मास्क लगानी बंद कर दी, सोशल डिस्टेंसिंग बंद कर दी, वही शादी ब्याह करने लग गए, ट्रैवल करने लग गए। इतनी भीड़ भड़के जो हम उनको रोकते थे वो सारा कुछ दोबारा होने लग गया। आपने देखा कि दिसंबर और जनवरी में इसके केस इतने बढ़ने चालू हो गए, एकदम से पीक आना चालू हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिए, कई जगह उन्होंने आना जाना बंद कर दिया, सब रेस्टोरेंट बंद कर दिए, कर्फ्यू वीकेंड पे कर्फ्यू लगा दिया। इस कर्फ्यू लगाने से थोड़े मामले कम होने लगे। पिछले 6-7 दिनों में एक कर्व कम आ गया। अगर हम दिल्ली की बात लें, हम दिल्ली में रहते, दिल्ली की बात लें तो आपने देखा पहले 30,000 तक पहुंच गए थे, वो धीरे धीरे 24,000, 22,000, 20,000, 30,000, और अगर आप रिपोर्ट देखें, पिछले दिनों की रिपोर्ट देखें, 10,000 कुछ हो गए थे। लेकिन एकदम अगर हम देखें तो एकदम से 11,286 मेरे सामने रिपोर्ट पड़ी है, तो एकदम बढ़ गए हैं। अब वीकेंड आया है, वीकेंड पे कर्फ्यू के बाद, रिपोर्ट के बाद ये तय करेंगे, अगर ये मामले बढ़ना चालू हो गए मतलब केस अभी बढ़ना बाकी है। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, केस अपना फिर पीक पे जाएंगे। ये अगर ये कम हो जाते हैं फिर हमें थोड़ी राहत की सांस मिल जाएगी। तो इससे बचने के लिए एक ही तरीका है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे, अमिताभ बच्चन जी कहते थे, जब तक दवाई नहीं, जब तक कोई ढिलाई नहीं। तो इसकी कोई अभी तक ट्रीटमेंट आया नहीं है। अभी ड्रग आई है, आगे मैं आपको बताऊंगा ड्रग कौन सी आई उसके बारे में। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ओनली प्रिवेंशन। जैसे मैंने पहले शो में बताया था, SMS एंड V। SMS सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग कीजिए। 3rd सैनिटाइजेशन, अपने फ्रीक्वेंट हाथ धोइए। और 4th वैक्सीन आपको नहीं बचाएगी, वैक्सीनेशन बचाएगा। जब आम पब्लिक सब वैक्सीन ले लेंगे, इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जब वो हर्ड इम्यूनिटी आ गई तो कोरोना का प्रकोप बहुत ही कम हो जाएगा, उससे हम बच पाएंगे। तो इसलिए हमारा कार्य क्या है कि हम मोटिवेट करें लोगों को कि वैक्सीन लें, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, संगी संबंधियों को, और जो जितने अपने काम करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उन सबको हम ये कहें कि आप वैक्सीन लगाइए। अगर वैक्सीन लगवाओगे तो आप अपने आप को बचा पाओगे और हमारे को बचा पाओगे। ये 2 वे प्रोसेस है, वो हमारे को बचाएंगे, हम उनको बचाएंगे। हर्ड इम्यूनिटी लानी है। तो इसके अगर होने के बाद कोई नहीं बचा सकता, ना तो गवर्नमेंट बचा पाएगी, ना डॉक्टर बचा पाएंगे, ना पुलिस वाले बचा पाएंगे, अब कोई नहीं बचा पाएगा। कोरोना से कौन बचाएगा? हम खुद, आप। हमने इस कोरोना से बचना है और दूसरों को बचाना है। सर, लेकिन जो स्टडी आई है उसमें जिक्र किया गया दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता की यहाँ पर मामले पीक पर आ चुके हैं, अब धीरे धीरे गिरना शुरू होंगे। कितनी मतलब सच्चाई है, या फिर अभी मामले कम होंगे या बढ़ेंगे? तरुण जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने पहले ही बताया है कि अभी एक बार कम आके दिल्ली की बात करते तो बढ़ गए हैं। अगर हम हिदायत नहीं बरते तो केस बढ़ेंगे डेफिनेटली।
nobody can stop it. अगर हम हिदायत बरतने लग गए, सब सावधानियां पूरी रखने लगे, सब प्रोटोकॉल, सब गाइडलाइंस भी करने लगे, तो डेफिनेटली पीक खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल कम हो जाएंगे और हम अपने बचा पाएंगे। यही एक तरीका, यही एक मंत्र है इस कोरोना से बचने का और इसको केस को नीचे लाने का। ड्रग्स की आपने जिक्र किया था, मैं भी ड्रग्स की ही दवाइयों की बात कर रहा था। एक दवाई है डोलो, जिसने कोरोना में बहुत बढ़िया कहें व्यापार किया है। हर पर्चे पर देखें तो उस दवाई का जिक्र होता था। कितनी जरूरी है वो दवाई डोलो? डोलो इज ए सिम्टोमेटिक मेडिसिन। ये पैरासीटामोल है, सबसे सेफेस्ट दवाई है। इट इज अ नॉट ट्रीटमेंट ऑफ द कोरोना। ये पहले आपको बता दूं तरुण जी, ये सिर्फ सिम्टोमेटिक, बुखार जब होता है बुखार के लिए गोली है। दवाइयाँ बहुत आई हैं, पहले हम एंटी एलिमेंट देते थे, अपने क्लोरोक्विन भी देते थे, कई दवाइयाँ आई हैं, बीच में आके वापस चली गई। नहीं, लेकिन और इस जो दवाई का जिक्र है वो लगभग आपको हर पर्चे पर देखने को मिलेगा डॉक्टरों। डोलो दवाई नहीं है तरुण जी, वही तो बता रहा हूँ। डोलो इसका ट्रीटमेंट नहीं है। डोलो इज सिम्टम का ट्रीटमेंट है। सिम्टम जो कहते हैं लक्षण, कोरोना के जो लक्षण होते हैं, फीवर होता है, फीवर होता है ना, फीवर को उतारने के लिए डोलो देते हैं। ये डोज की कोरोना की दवाई नहीं है, ये तो आपको क्लियर कर रहा हूं मैं। डोलो इज नॉट फॉर द कोरोना, इट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फॉर द फीवर। डोलो तो हर घर में मिल जाएगी आपको, बाजार में काउंटर पे जाएंगे मिल जाएंगी, इसमें कुछ भी हर जगह मिलती है डोलो। डोलो इज नॉट ट्रीटमेंट बट इट इज ए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फॉर द फीवर। वो तो हर पर्चे में मिलेगी। आपने कहा मेरे को या तो डोलो लिख दूंगा या पैरासिटामोल कोई लिख दूंगा, क्रोसिन आती है, डोलो आती है, कालप्रो आती है, एनी मेडिसिन, इट इज अ ब्रांड नेम। डोलो इज अ ब्रांड नेम और द पैरासिटामोल। जी, लेकिन देखा गया था इसे काफी ज्यादा व्यापार किया इस दवाई ने। अब कोरोना को लेकर के आपको लगता है दवाइयां आ गई हैं मार्केट में या फिर सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही हैं? आप डोलो की बात करें, डोलो के साथ साथ जिंक भी जैसे बहुत बिकी है, विटामिन सी भी बहुत बिके हैं, उन्होंने व्यापार बहुत किया है। दे एडिटिव, ये उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। इसका क्या है कि हमें अपनी इम्यूनिटी, लड़ने की ताकत जो शरीर की बढ़ानी है, उसको कैसे विटामिन से है, जिंक है, खान पीन है, नेचुरल खाना है, उससे हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसकी कोरोना की दवाई नहीं है। बाकी जो आप दवाई की बात कर रहे हैं, दवाइयां बहुत आई है, आपने सेकंड वेव में देखा तो हमने बहुत ट्राई किया है, लेकिन आने वाले धीरे धीरे करके दवाइयों को सब खत्म हो जाता है। या स्टीरॉयड है, स्टीरॉयड सिम्टोमेटिक दवाई है, और कोई कॉम्प्लिकेशन तब स्टीरॉयड देते हैं, अदरवाइज नहीं। अब जैसे एक नई दवाई आई है मोलुनोपिराविर, वो बाजार में आई है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसके 3-4 जो है फिक्स कर दिए। ये वैसे जो डॉक्टर के बताने के अनुसार लेनी चाहिए दवाई। लोग क्या करते हैं कि एक बार अखबार में आ गई ना ये दवाई कोरोना के लिए है, दे स्टार्ट टू टेकिंग विदाउट एनी मेडिकेशन। उसके कॉम्प्लिकेशन इतने हैं दवाई के, बता नहीं सकता। तो जाके डॉक्टर ने उनको कहा, उनको बताया कि 60 साल से ऊपर उनको देनी चाहिए, जिसके कोमॉर्बिडिटी, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोई अदर बीमारी साथ में हो, या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेते हैं, उनको ये दवाई देनी चाहिए जिससे वायरल लोड कम हो जाए। इस दवाई से वायरल लोड कम, 5 दिन के लिए दवाई देते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, बाजार में पता ना लग जाए, एडवर्टाइजमेंट से पता लग गया दवाई आ गई है, फटाफट खरीद के घर में स्टोर कर लेंगे। उससे क्या होगा, जो व्यक्ति जिसको चाहिए उसको नहीं मिल पाएगी। तो ये चीजें ना, हम एक दूसरे को सहयोग करें। ऐसा कि डर के पैनिक होके मीडिया पे देख लिया आपने ये होगा कोरोना, पैनिक मत होइए, अपने आप को बचाइए। कोरोना से बचाना है। अब आपको पॉजिटिव हो तो क्या करोगे, अब डरना थोड़ी है। आपका फर्ज क्या बनेगा, आप अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप अपने घर वालों की सलामती चाहते हैं ना। तो कौन बचाएगा? आप बचाएंगे, डॉक्टर नहीं बचाएगा, पड़ोसी नहीं बचाएगा। अगर आप घर में मेरे तो कुछ नहीं होता जी, मेरे को घर वालों कुछ नहीं कहूंगा, आपके घर वालों को भी हो जाएगा, आपके बच्चों को भी हो जाएगा। हु विल टेक केयर? आपने देखा होगा जब कोरोना पॉजिटिव होता कोई हाथ नहीं लगाता, फिर भी डॉक्टर लोग काम करते हैं, हेल्थ वर्कर काम करते, सारे काम कर रहे थे। हमें उनको हेड्स ऑफ करना चाहिए। जिस हेल्थ वर्कर ने काम किया इसमें, पुलिस वाले हैं, दूसरे हैं जो वहां काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको हमें हाथ जोड़ के नमस्ते करनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ क्या लोग लड़ाइयाँ करने लग जाते हैं? नहीं, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। कोरोना से तभी बच पाएंगे, नहीं तो कोई नहीं बचा पाता। हम एक दूसरे को बचा पाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं बचा पाएगा। आपका पॉजिटिव होता सब। आपके जो कहने का मतलब है कि दवाई मार्केट में चाहे कोई भी आ गई हो और आ चुकी हैं,
कोरोना से बचने की दवाई, लेकिन जब तक ना ले जब तक डॉक्टर आपको यस परामर्श ना दे। यस, नटशल में ये बात मैं कहना चाहता हूँ, यू आर राइट। बिना अच्छा सलाह के सर, दवाई एक चीज और, मैं आपके इंटरव्यू से पहले ये भी चीज पढ़ रहा था, लोगों से पूछ रहा था क्या कुछ सवाल करें। लोगों का ये भी एक जानना था कि जैसे कोरोना हो गया किसी को, वो व्यक्ति क्या सैर के लिए जा सकता है या घर पे ही रहे? कोरोना होने के बाद एक आइसोलेशन पीरियड होता है, वो हर स्कूल का अलग अलग है। कई कंट्री में कितना 5 दिन का करते हैं, कई 10 दिन का करते हैं, कोई 15 दिन। ओवरऑल 9 डेज, 7 to 9 डेज जो है ना वो करना चाहिए। जब आपकी पॉजिटिविटी, जब आपकी इन्फेक्टिविटी रेट कम हो जाए तो हम जा सकते हैं, लेकिन बचाव वही करना है। एसएमएस एसएमएस का ध्यान रखना है। बाहर घूमने जा सकते हैं, ये कोई नहीं बाहर जा सकते, लेकिन आपको बचाव करना है। ये मत सोचिए कि मेरे को अब कोरोना होगा, दोबारा नहीं होगा। आपको आज डेल्टा हुआ है, कल को आपको ओमिक्रॉन हो सकता है। म्यूटेंट जो वेरिएंट आता है उससे हो सकता है। ये मत सोचिए कि आपको कोरोना एक बार होगा दोबारा नहीं होगा। हमारे पास बहुत केसेज ऐसे आए हैं जिनको पहले 2 बार हो चुका है, 3 बार कैसे, क्योंकि ये वेरिएंट पे डिपेंड करता है। म्यूटेशन होता है, पहले मैंने जैसे म्यूटेशन का बताया था, जैसे म्यूटेशन से हमारी शक्लें बदल जाती है ना, वैसे म्यूटेशन से वायरस की इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है। आप देखो ओमिक्रॉन में क्या था, पहले सिम्टम लक्षण क्या आते थे, अपने टेस्ट और ये स्मेल चली जाती थी, लेकिन ओमिक्रॉन में वो दोनों नहीं जाते, डेल्टा में चले जाते हैं। डेल्टा में अगर आपकी स्मेल चलेगी, टेस्ट चलेगा, हम बिना टेस्ट के बता देते थे इसको कोरोना हो गया, डेल्टा हो गया। ओमिक्रॉन में सिर्फ क्या होता है, जुकाम खांसी होती है, ये लंग को बहुत कम छूता है, रेयर केसेस में छूता है, छू सकता है लेकिन रेयर केसेस में छूता है। सर, इस बार अगर बात की जाए कोरोना की, इस बार बच्चों पर भी संक्रमण क्या पहले की तुलना में बढ़ा है, क्योंकि बच्चे भी संक्रमित हुए हैं इस कोरोना में? डेफिनेटली, यू आर राइट, बिल्कुल आपने भाई सही फरमाया। बच्चे भी आ गए, आपने देखा होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों के लिए भी वैक्सीन चालू कर दी, उनको बचाने के लिए, क्योंकि बच्चे के वेरिएंट आ रहे हैं, बच्चे भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ये नया वायरस है, पहले ही बताया था, इसके बिहेवियर के बारे में इवन डॉक्टरों को भी नहीं पता भी कैसे बिहेव करेगा। आपके घर कोई अजनबी आ जाए, आपको कैसा लगता है, आपको उसके बिहेवियर का पता लगता है? नहीं। अगर आपके घर डॉक्टर साहब आएंगे, आप डॉक्टर साहब के बारे में जानते हैं कुछ, वे इस तरह बिहेव करेंगे हमारे साथ, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति आएगा उसके बारे, ऐसे ही जो ये वायरस है, जो कोरोना वायरस है, ये न्यू वायरस है, म्यूटेशन होने के बाद में क्या करता है हमें कुछ नहीं पता, तो उसे हमें संभलना है, उसे प्रिवेंशन रखना है। जो कॉमन प्रिवेंशन होते हैं वो तो हमें हिदायत रखनी पड़ेगी, कॉमन। एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे सर, कि अब बूस्टर डोज भी आ गई है, हेल्थ वर्कर्स को दी भी जा रही है, क्या बूस्टर डोज लगाने के बाद आदमी कोरोना से संक्रमित हो सकता है या नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बूस्टर डोज वाला तो बहुत अच्छा, बड़ा आजकल सनसनी खेल में है, उसमें खबरों में है कि बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। बूस्टर डोज का ये है कि कोरोना कहते हैं कि आफ्टर 9 मंथ्स के बाद लगा लेनी चाहिए। आफ्टर 9 मंथ्स में क्या, उन्होंने अभी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी घोषणा की थी पिछले महीने ही, जो जनवरी में स्टार्ट हो गई है। उन्होंने 2-3 कहे हैं। एक तो हेल्थ वर्कर जो उसके कांटेक्ट में आते हैं पेशेंट के, उनको बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, वो व्यक्ति जो हाई रिस्क पे हैं, जैसे जिनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोमॉर्बिडिटी कंडीशन साथ में हो, उसको हम देनी है। और जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर है उनको बूस्टर दे देंगे। ये हाई रिस्क वालों को हम पहले दे रहे हैं, क्योंकि इनको ये ज्यादा, इनमें चांसेस है कि इनको दोबारा कोरोना हो जाए, तो बूस्टर डोज लगवानी चाहिए। बाकी तो ये पता है 100% सिक्योरिटी तो किसी चीज की नहीं होती, अब कितने परसेंट है वो तो टाइम विल टेल अस। नहीं, पर उन्हें क्या कोरोना हो सकता है या नहीं, ये मेरा सवाल। देखो चांसेस है ना, ये साइंस है। अब जैसे हमने वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना कई केसेज आए हैं, तो ये 100% सिक्योरिटी तो नहीं है इनको कोरोना नहीं होगा। क्यों वैक्सीन लगाते हैं, इम्यूनिटी डेवलप होती है, डेवलपमेंट होता है, एंटीबॉडी बनती है, जब तक बीच में कॉन्टैक्ट कर ले तो क्या कर लोगे आप? ये तो साइंस है ना, साइंस का पता नहीं है। हमने इतने केस लिए, उसमें इतने में आ गए, अगर 70-80% ठीक है, रिजल्ट अच्छे हैं तो हम दे देते हैं। बाकी 20% तो भी चांसेस है ना, हो जाएंगे उनको। एक और सवाल मेरा, कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोरोना की दोनों वैक्सीन ले ली है, उसके बाद भी उसे कोरोना हो जाए, वो बूस्टर डोज कितने समय बाद लगवा सकता है या नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जो लेटेस्ट जो ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि डेली चेंज कर देते हैं ये कुछ ना कुछ, जो लेटेस्ट आ रहा है 3 महीने के बाद कह रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, जो लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको मैं। अभी कल क्या चेंज करते हैं कोई पता नहीं, वी डोंट नो। गाइडलाइन चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द कोरोना।
वो डिपेंड करता है। जैसे हमने वैक्सीन का देखा था, कोविशील्ड में पहले 1 महीने बाद 28 दिन बाद लगाते थे, फिर उन्होंने 86 दिन बाद कर दिया, 84 दिन बाद कर दी। तो ये कीप ऑन चेंजिंग, जैसे जैसे साइंस है चेंज होता रहता है, बीमारियां जैसे जैसे बिहेव करती हैं उस हिसाब से वी हैव टू चेंज। साइंस इज द प्रैक्टिस ऑफ द चेंज। मेडिसिन जो है हमारे चेंज करना पड़ता है, आज कुछ होता है कल को कुछ होना है, क्योंकि हमें डिपेंड करता है कि हमारे रिजल्ट क्या आ रहे हैं। जो हमारे रिसर्चर काम कर रहे हैं, R&D डिपार्टमेंट होता है, वो हमेशा काम करते रहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं उसको, ICMR के अंडर में आता है। जो हमारे को खबर देते हैं इसका ये आ गया, इसकी स्टडी का रिजल्ट है, तभी तो हम उसको अप्लाई करेंगे। पहले रिसर्च होती है, स्टडी होती है, क्लिनिकल ट्रायल होते हैं। आपने देखा वैक्सीन को कितना टाइम लग गया, ये नहीं कि कल आपने वैक्सीन बनाई आप कल आपको दे देंगे, पहले पूरी ट्रायल होती है, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है। इट इज नोट कि बनाया और आपको दे दिया और प्रोडक्ट लगा दिया कुछ मर्जी हो जाए आपको, नहीं। पहले पूरा टेस्टेड होता है, उसमें कितने सैंपल लेते हैं, कितने करते हैं, उसकी स्टडी के बाद पूरा चक्कर होने के बाद आपने देखा वैक्सीन इमरजेंसी यूज के लिए उन्होंने प्रूव की है। नॉट द कंप्लीटली स्टडी हुई है, लेकिन इमरजेंसी के लिए को प्रूव करना पड़ता है कई बार। वो हमारे जितने भी साइंटिस्ट है वो जाके बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके बाद डिक्लेयर होती है, फिर गवर्नमेंट के पास जाती है, फिर डिपार्टमेंट का अलग होता है, उसमें प्रूव होकर देन वी कैन चेंज। इट इज नॉट ये क्वाइट नहीं है अपनी दवाई बनाई टक दे लगा दी उसको, नो। इट इज ए वेरी टीडियस जॉब, बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। सो मेनी थिंग्स वी हैव टू थिंक, उसके प्रोस भी सोचने पड़ते हैं, कौन भी सोचने पड़ते हैं, क्या इसके नुकसान है, क्या इसके फायदे हैं। जब फायदा ज्यादा होगा तब हम लगाएंगे, अगर नुकसान ज्यादा है तो हम कभी उस चीज को रिकमेंड नहीं करेंगे। जाते जाते एक आखिरी में आपकी राय भी जानना चाहूंगा। दूसरी लहर जैसी तबाही तो इस ओमिक्रॉन ने नहीं मचाई, लेकिन दूसरी तबाही का जो मंजर हम सबने देखा था वो अभी तक हमारे दिमाग में है। ओमिक्रॉन हालांकि उतनी घातक साबित नहीं हुआ, इससे बहुत माइनर ही, इससे बहुत देखा जाए तो ओमिक्रॉन इतना घातक नहीं है और बहुत हल्का फुल्का ही इसमें नुकसान हो रहा है लोगों में। लेकिन पैनिक तब भी है, उस लहर के कारण अब भी पैनिक है कि ओमिक्रॉन का खतरा है या नहीं है, या इससे डरे हुए हैं। डॉक्टर RM छाबड़ा जी, क्या बताना चाहेंगे लोगों को जिससे पैनिक क्रिएट ना हो या लोग डरे नहीं, एक अफरा तफरी का माहौल ना रहे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लास्ट में आपने पूछ लिया। आपका मतलब नेक्स्ट क्या करें, फोर्थ लाइन ना आ जाए और कोई वेरिएंट से कैसे बचने। तरुण जी, मैंने जैसे पहले ही बताया है, आज की डेट में ओनली वन थिंग, प्रिवेंशन प्रिवेंशन प्रिवेंशन। दैट इज अ मंत्रा आई हैव टोल्ड यू, SMS and V, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड द वैक्सीनेशंस। उसके बाद जो कोई वायरस आएगा वी हैव टू फेस। और दूसरा, हम हाथ जोड़ के मीडिया से कहते हैं कि पैनिक करने के बजाय हेल्थ केयर वर्कर को, गवर्नमेंट को, आपको सबको नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड, मैं ये नहीं कहता कुछ कर, पॉजिटिव एटीट्यूड करना चाहिए, जिससे बताना चाहिए, ये बताएं कि मास्क कैसे लगानी है, हाथ कैसे धोने हैं, ये जाके ना पब्लिक को करें, जिससे हमारे हेल्थ वर्कर को भी थोड़ा सांस आए। रादर देन कि कोई इतने केस ये हो गया, वो तो हमें पता है, महामारी है हमें पता है, अंडर कंट्रोल नहीं है हमें पता है, केस बढ़ रहे हैं हमें पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास कम है हमें पता है, लेकिन जितना हमारे पास सामान उससे काम करेंगे ना, बाकी बाहर कहां से लाएंगे हम। अब ये मत एक्सपेक्ट करो कोई मिस्टर इंडिया आएगा आपको बचा देगा, नहीं, हमें एक दूसरे से बचाना है। जितना आधा गिलास पानी है उससे काम चलाना है हमने ये नहीं रोना कि हमारे पास आधा गिलास को नहीं हम फिर करेंगे, नहीं, उसी आधे पानी हम बांट के खाएंगे, बांट के करेंगे, एक दूसरे को बचाएंगे, एक दूसरे, तरुण जी मेरे को बताएंगे, मैं तरुण जी को बताऊंगा, इनको अच्छी बात पता लगी बताएंगे, लेकिन डराएंगे नहीं, समझाएंगे। एक होता है डराना, वो ये होगा तो भी तेरे को ऐसा ना हो जाए, ऐसा नहीं डरना हमने। अगर मेरे को हो गया तो मेरे को बचना कैसे है, उसको ये बताना है। अगर आपको हो गया तो आपने कैसे बचना है और अब घर वालों को कैसे बचाना है। जैसे को एयरप्लेन में कहते हैं ना, पहले अपनी मास्क लगा लीजिए, उसके बाद दूसरे की सहायता कीजिए, वैसे ही पहले अपनी सेफ्टी कीजिए, तभी तो दूसरे को सेफ्टी कराएंगे। अपनी सेफ्टी नहीं हुई तो कैसे करेंगे। अब डॉक्टर अपनी सेफ्टी रखेंगे, खुद बीमार हो जाएंगे तो आपको क्या बचाएंगे। तो ये चीजें अपने जहन में डालें, हम एक दूसरे की सहायता करें, रादर देन की कोऑर्डिनेशन अपना बढ़ाएं, प्रिवेंशन करें, कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं, तो आपको कोरोना कुछ नहीं कहेगा। बाकी ये जो लोगों की मिथ है ना, गाय को रोटी खिला दो, वो भिखारियों को खाना खिला दो, उनको कंबल डाल दो, उनको ये कर दो, उससे कोरोना, इससे नहीं होगा।
कोरोना होगा, आपकी प्रिवेंटिव मेजर को यानी कि उसको फॉलो करने से ही होगा। गाइडलाइन प्रोटोकॉल सब फॉलो करेंगे तो कोरोना से बच सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई नहीं बचा सकता। इट इज माय टेक होम मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद छाबड़ा सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए।